विज्ञान का इतिहास अध्याय 8, जिसमें दो विश्व युद्ध के बीच रूसी क्रांति और महामंदी किस प्रकार विस्तृत एवं विकसित हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने तो इसके पहले अध्याय 7 में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझेंगे किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, जिसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें दो विश्व युद्ध के बीच जिसमें रूसी क्रांति और महामंदी किस प्रकार से विकसित हुआ और रूस के अंतर्गत राजाओं द्वारा कैसे विस्तार एवं विकास किए गए थे और उन्होंने उस क्षेत्र के अंतर्गत किस तरीके से लोकतांत्रिक या गणराज्य की स्थापना की थी, इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत महामंदी से संबंधित वह किस प्रकार निर्माण हुआ था, इसके बारे में आगे समझेंगे। और रूसी क्रांति और महामंदी, जिससे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा तो वैसे वैसे क्या हुई, यूरोप में एक क्रांतिकारी की स्थापना या लहर उठने लगी समझे, जिसके अंतर्गत जो पुराने राजाओं द्वारा जो व्यवस्था थी वह परिवर्तन होने लगा था। और इसकी जो शुरुआत थी मार्च 1917 के रूस की क्रांति से हुई। यह माना जाता है जो रूस की क्रांति है उसमें अनेक परिवर्तन के साथ साथ आगे क्रांतिकारी की लहर भी साथ में लेकर आई। जो यहाँ जो रूस की क्रांति के जो सम्राट थे जार निकोलस ने अपनी क्या कर दी, गद्दी को त्याग दी और वहां से वह चले गए थे। लेकिन जब धीरे धीरे यह लहर जो थी रूसी क्रांति के अंतर्गत फिर आगे यह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि क्षेत्रों में भी क्या हुई, बढ़ने लगी। और यह क्रांतिकारी की लहर उठने से रूस में जो अक्टूबर 1917 को एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा वह साम्यवादी की सरकार बनी। लेकिन जो साम्यवादी ऐसा है जिसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। और जर्मन में जो वाइमर संविधान हुई जिसके नामक एक संविधान की रूपरेखा के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन वह लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं माना जाता था। लेकिन साम्यवादी के तहत उसमें वयस्क जो महिला पुरुष थे वह चाहे अमीर हो या गरीब हो सबको चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार तो दिया। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित होने लगा था और उसे उस तरह से विजय नहीं मिल पाया और उनका जो दबाव था उस क्षेत्र में नहीं होने लगा। इनका प्रमुख कारण माना जाता था वर्साई संधि। उनकी शर्तों को पूरा करने में वह असमर्थ थे और उनके खिलाफ थे, जिससे उनका दबदबा क्या है उस क्षेत्र में नहीं बन पाया था। आगे जो है तुर्की, जो तुर्की में पुराने ऑटोमान एवं सुल्तानों जिसमें मुसलमानों के खिलाफ मानते थे। लेकिन यह राज्य जो जगह मुस्तफा कमाल और आतुर्क के नेतृत्व में क्या हुए थे 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष की शासन स्थापित करना चाहते थे, जिससे औद्योगिकीकरण की भी शुरुआत हुई थी। सन 1929 में विश्व भर में जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ तब जिसके कारण क्या हुए, विश्व के अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगा था और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। उनको रोजगार नहीं मिल पाया था, जिससे जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के कारण यहाँ अत्यधिक हानि होने लगी और आर्थिक संकट भी उत्पन्न होने लगा था। लेकिन धीरे धीरे हिटलर वर्साई संधि की शर्तों से यह कुछ समस्या कम होने लगी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलने लगे और नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा और साथ ही राज्य के लोक कल्याण को भी अपनी जिम्मेदार माने और साथ ही साथ सार्वभौमिक मताधिकार एवं राज्य से स्वतंत्रता, संचार माध्यम, बहुदलीय राजनीतिक आदि के साथ साथ नागरिकों को समान अवसर दिलवाया और शिक्षा, स्वास्थ्य,
बेरोजगार और निराश्रित, बीमारों व वृद्धों की देखभाल आदि के लिए राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी भी ली। इस तरह से राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देशों ने भी 1929 में यह मंदी को शामिल किया। रूसी क्रांति, जिसमें युद्ध के पूर्व में रूस, ऐसा माना जाता है कि जब सन 1914 में रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था युद्ध से पहले, और इनका विस्तार जो है विस्तृत होने लगा था। साथ ही साथ यूरोप और एशिया जो महाद्वीप के बीच में क्या हुआ था, इनका विस्तार फैला हुआ था, और इसमें अनगिनत जैसे भाषा, धर्म, जाति के लोग भी क्या रहने लगे थे, और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं थी, लेकिन जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत तो थी ही। और इन साम्राज्य में जो सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में तो थी, लेकिन इनका नेतृत्व निरंकुश शासक जो जार, इस क्षेत्र के जो शासक थे वह जार निकोलस, जिन्होंने द्वितीय जार यानी सम्राट के रूप में नियुक्त किए थे, और वह रोमाना वंश का था, जिसे साम्राज्य के अधिकांश जो अधिकारी भूस्वामित्व ही थे। ऐसा माना जाता था कि उस क्षेत्र में क्या होते थे, रूस में कृषकों को अर्धदास माना जाता था। इसका अर्थ होता है किसान जमीन से बंधे थे और वह बिना भूमि स्वामी की आज्ञा से काम धंधे नहीं कर सकते थे, गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे, जिससे जब भूस्वामी अपनी जमीन किसी को बेचता। सन 1861 में जार ने एक घोषणा की थी जिसमें किसानों को इस प्रथा से मुक्त किया जाए, लेकिन जो जमीन भूस्वामियों के पास थी उन्हें किसानों को ऊंची जमीन जो है किराए में देना पड़ गया था। इससे यह हुई कि जार की जो पहल भूमि स्वामी की कुछ जमीन को क्या कर देते, घटिया किस्म की तरह की भूमि को दिया जाता था, जिससे किसानों को बहुत बड़ी रकम भी चुकानी पड़ती थी, और शासन की जो यह भूस्वामित्व की रकम थी तो किसानों के द्वारा किस्त में पटाया जाता था, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ जाता था, जिससे वह उन्हें समस्या होने लगती थी और गांव छोड़ने की भी अनुमति नहीं थी। इस तरीके से वह 1917 तक कई पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते थे, ऋण चुकाते गए। इस तरीके से वह 1861 में सुधारों से भूस्वामी को लाभ हुए, लेकिन किसान कानूनी रूप से आजाद तो थे, पर आर्थिक स्थिति से वह उनकी हालत बहुत गंभीर थी, और इसी के अंतर्गत रूस ने किसी प्रकार की लोकतंत्र की अभिव्यक्ति या आज़ादी न होने के कारण किसानों के पास भी अपनी बात कहने या मनवाने का कोई साधन नहीं माना जाता था। भूस्वामी का जार जो मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे और जो बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचा। इस तरह आम किसानों की हालत सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती गई और स्थिति ऐसी आ गई कि वह आजीविका की खोज के लिए कई किसान जो है शहरों में आगे विकसित करने लगे और किसान व मजदूरी करने लगे, और कई किसान जार की सेना में भर्ती हो गए। इस तरीके से किसानों, मजदूरों और सैनिकों के बीच गहरा संबंध बना। उद्योग और मजदूर, इसमें यह बताया गया है कि जिसमें 1980 के बाद क्या हुए थे, जो रूसी शासक थे वह आधुनिक उद्योग के महत्व को समझें। उनका यह कहना था कि वह अपना उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसमें आधुनिक हथियार और रेल मार्ग चाहने लगे, जो एक बड़े कारखाने के माध्यम से ही पूर्ण हो सकता था। तो इसके लिए वह राज्य में रूस के उद्योगों को लगाने के बारे में सोचा, और साथ ही साथ ब्रिटेन और फ्रांस में भी यह मध्यम वर्ग के जो धनी व्यापारी थे उनसे वह छोटे उद्योग लगाने लगे, और राज्य जो है वह विदेशी निवेशों के बड़े कारखानों से जुड़ने लगे। इस तरीके से रूस में औद्योगिकीकरण भी सामने आने लगा। इस प्रकार
औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण का भी निर्माण हुआ और वह बड़ी संख्या में औद्योगिकी जो मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन में दयनीय हालतों में क्या करना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा था। और वह रूस में जो कारखाने बने थे वे बहुत बड़े थे, जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मजदूरों में आपस संगठन तो बना और वह अपनी मांगों के लिए एक साथ भी लड़ने की क्षमता भी रखते थे। ऐसे ज्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवार से थे, जो इस कारण गांव की समस्याओं से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। सन 1905 जिसके बारे में आइए देखते हैं। इसमें क्या हुआ था, जैसे जार जो थे वह शासित रूप में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार तो नहीं चाहता था, वह एक प्रजातांत्रिक चाहते थे और लोगों को सरकार की जो खुलकर आलोचना करने एवं जो समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का अधिकार नहीं था। राज्यों का विरोध भी खुलकर नहीं कर पाने से वह एक समस्या के अंतर्गत वह वहां के राजाओं द्वारा शासित किया जा रहा था और गुप्त रूप से संगठन बने जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे, लेकिन वह गुप्त आंदोलन नहीं चाहते थे। लेकिन समय पर यह हुआ कि इन समस्याओं को देखते हुए एवं गुप्त संगठनों से क्या हो गए, समाजवादी साम्यवादी पार्टी जिसमें किसानों, क्रांतिकारी पार्टी और उदारवादियों की पार्टियां प्रमुख थी। 1905 में रूस और जापान का युद्ध जब हुआ तब वह रूस इस छोटे एशियाई देशों से हार कर चला गया और इस कारण जार का जो दबदबा था कमजोर हुआ और उसी समय वे विभिन्न शहरों में जो मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए वह हड़ताल करने लगे, जिससे वह उन्हें जार को वहां से जाने में मजबूर कर रहे थे। मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार के महल के सामने और अपने गुहार सुनाने लगे और लेकिन इन सब देखते हुए उन्होंने गोली चलाई और हजारों से अधिक लोग मर गए। इससे क्रोध होकर वह रूस के विरोध का प्रदर्शन करें और इन सबको देखते हुए जार ने कई राजनीतिक सुधार की घोषणा भी की थी, लेकिन रूस ने जो चुनी हुई संसद जिसे डूमा कहते हैं उसकी स्थापना की और वह चुनाव का एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था ताकि उसे डूमा अधिकतर संपत्ति वाले लोग ही पहुंचे। डूमा का अर्थ होता है जो सांसद द्वारा एक बैठक होती है। जार डूमा में जो किसी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था, उसका कहना यह थी वह शासन जो प्रणाली है जार के अनुसार होना चाहिए था। युद्ध सन 1917 में जब क्रांति हुई थी, जिसमें दमन चक्र और समिति में सुधार को चलाते हुए कुछ वर्ष शांति बनी रही, लेकिन 1912 के बाद फिर मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दिए और किसानों के विरुद्ध विद्रोह भी शुरू हुआ था। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध रूस ने सम्मिलित हुआ, परंतु बाद में रूस ने देशभक्ति की लहर भी उठी और लोग जार के समर्थन भी करने लगे, लेकिन 2 वर्षों के अंदर ही लगातार हार एवं युद्ध की विभीषण सहते हुए सैनिक एवं मजदूर किसान क्या हो गए थे, हार गए, थक भी गए और चारों ओर से वह जमीन, रोटी और शांति की मांग करने लगे। इस प्रकार वह 23 फरवरी 1917 में रूस में प्रचलित कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिनों के अंदर था। उनके प्रतिनिधि जो अपेक्षा थी कि वे सोवियत सदस्यों के विचार के अनुरूप शहर में सोवियत के कारखाने में काम करें और अन्यथा उन्हें बदलकर किसी और को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। इस तरह से पेट्रोग्राद शहर जो सोवियत बना, इस तरह की सैनिक ने अपनी अपनी टुकड़ी और सोवियत बनाए, जिससे वह अपने अफसरों को भी कैद कर लिया था और उन्हें सैनिकों के कहने के अनुसार वह मजबूर किया।
इससे यह स्पष्ट होता है कि जो गांव के किसान या किसानों को सोवियत बनाने लगे, ऐसा माना जा सकता है, जिससे भूस्वामियों के महलों एवं दुकानों को लूटने लगे और इससे वह चंद दिनों के लिए जारशाही की सत्ता में समाप्त हो गई। और ऐसा माना जाता है कि हर जगह खुद की मर्जी से चलने लगे थे और देखते देखते पूरे देश में 2-4 दिनों के अंतर्गत ही पूरा शासन तंत्र का अंत हो गया और ऐसा माना जा सकता है और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली। आगे ऐसा हुआ कि जार को अपना गद्दी छोड़ना पड़ गया था, जिसके अंतर्गत पेट्रोग्राड सोवियत वहां के जो जन सामान्य को आक्रोश को देखते हुए वह डूमा ने जार का आग्रह किया और वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दे। जार की जो सेना थी वह विद्रोह फैला, जिससे देखते हुए 2 मार्च 1917 में जो वर्तमान की कैलेंडर के अनुसार से 15 मार्च में गद्दी त्याग दी और इस घटनाक्रम को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे यह हुआ, इससे स्पष्ट किया जाता है कि अस्थायी सरकार युद्ध जारी कर दिए और वहीं जमीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं थे और न ही कोई कालाबाजारी पर रोक था और न ही कोई सबको रोटी उपलब्ध कर पा रही थी। इसे विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान सभा का गठन भी नहीं कर रही थी। सब इसी बीच में साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन ने नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी के मजदूरों और व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उसने उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया, जिससे वह लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग में जो रूस कमजोर होने के कारण वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए थे और न ही कोई किसानों को जमीन दिलवाया था, इसलिए वह सोवियत के पास वास्तविक शक्ति थी जो सत्ता हथियार लेना चाहती थी और इसी के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। और उन्होंने शुरू में मजदूर व सैनिक के पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार जो कमजोर होने लगी थी वह युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था, तो वे बोल्शेविक के विचारों को मानने लगे। और ऐसा देखा जाता है कि रूस के किसान मजदूर सैनिक आपस में जुड़े हुए थे और वे एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सचेत थे। इस कारण उनके बीच एक साझा माना जाता है, जिससे वह उनके बीच कोई लड़ना या लड़ाई नहीं होता था। और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया था और अगले दिन सोवियत की सभा में लेनिन ने कई सरकार की घोषणा भी कर दी और 2 महत्वपूर्ण ऐलान भी किया, जिसमें पहला था शांति संबंधित, जिससे युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील, और दूसरा यह था कि जमीन संबंधित ऐलान जो भूस्वामियों की जमीन एवं राष्ट्रीयकरण में किसानों को जमीन वितरण भी करने का निर्णय लिया, जिससे सन 1918 से 1922 के बीच जो रूस ने पुराने भूस्वामी सेनापतियों ने कई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के समर्थन भी मिला था और इन्हीं देशों की सरकारों ने यूरोप की साम्यवादी विचारों को फैलने से भी बचाया। लेकिन 1922 तक रूस की जो सरकार थी इन्हें हरा पाई और इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे और रूस के साथ हो, इसलिए वे यूएसएसआर सोवियत समाजवादी संघ की भी स्थापना की। आगे